हेलो गाइस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन जो PT 365 का है। तो इससे पहले मैंने IR, पॉलिटी, सोशल इशूज़ और इन्वायरमेंट का मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल दिया। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसके बाद मैं इकोनॉमी का भी डाल दूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डाल दूंगा। और जो मैंने बोला है, जो सारी वीडियोस, वो डेफिनेटली मैं डालूंगा, भले थोड़ा सा लेट हो सकता है। और फिर अगर आपने इससे पहली वाली जो भी वीडियोस है पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखी है और आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने पिछले साल का भी PT 365 डाला था, तो उसमें इस जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या इन्वायरमेंट, वो सारी वीडियोस आप पिछले साल की PT 365 का जो मैंने डाला है वो भी देख लीजिए, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर्स तो आता ही है, लेकिन 2 साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, फिर IPR है, फिर और भी सारे सेक्शंस हैं। टोटल 11 सेक्शंस हैं, तो उसको डिस्कस करते चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला है DNA टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। तो ये जो सेक्शन है ये बायोटेक्नोलॉजी का है। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एंगल से मैं इनफैक्ट आपको बता देता हूँ। तो मेंस के एंगल से सबको ये पता होना चाहिए आप सबको कि जो बायोटेक्नोलॉजी का वो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो किस किस फील्ड में है। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। रेड बायोटेक्नोलॉजी जिसमें मेडिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे वैक्सीन वगैरह का डेवलपमेंट हो गया, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो गए। फिर एक ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता है जिसका रिलेटेड एग्रीकल्चर से होता है, जैसे GM क्रॉप्स हो गया या बोवाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो गए। उसके अलावा फिर वाइट बायोटेक्नोलॉजी होता है जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बायोफ्यूल्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हो गया फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। और फिर उसके अलावा एक ब्लू बायोटेक्नोलॉजी होता है, तो वाटर से रिलेटेड हो गया, वाटर प्योरीफिकेशन, रिवर क्लीनिंग से रिलेटेड। आपको पता होगा एक लोटस प्रोजेक्ट है जो इंडिया कर रहा है मेरे ख्याल से नीदरलैंड के साथ, रिगार्डिंग क्लीनिंग ऑफ रिवर यमुना। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। उसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग, जैसे CRISPR-Cas9 लास्ट ईयर ही उसको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपके मेंस के लिए इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और उसके अलावा बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग जिसमें DNA में डेटा स्टोर करेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हो गए बायोटेक्नोलॉजी के। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह भी हो गया। अभी कोरोना से रिलेटेड भी जो भी है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी हो गया या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉकटेल डेवलप किया गया है, वेरियस वैक्सीन्स डेवलप किए गए हैं, स्पेशली mRNA और DNA वैक्सीन्स आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे अलग है और उसका क्या बेनिफिट्स है ओवर द अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। और उस ये जब आपके मेजर एप्लीकेशंस हो गए बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरेनाज होंगे मेंस के एंगल से, जो अभी इसमें इस पर्टिकुलर बुकलेट में कवर होगा, तो मैं बता दूंगा। ओवरऑल मैंने आपको मेंस के एंगल से बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं DNA टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक DNA रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा जिसका काम होगा रेगुलेशन। और उसके बाद एक DNA डेटा बैंक होगा जहाँ पे वो उस वहाँ पे स्टोर किया जाएगा DNA को। और जो DNA लिया जाएगा इंडिविजुअल से, वो कंसेंट के बाद ही लिया जाएगा। और राइट टू डिलीशन का भी प्रोविज़न है। और कुछ कुछ इंस्टेंसेस में ये मैंडेटरी होगा DNA लेना, जैसे अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह के पर्पस के लिए, और बाद बाकी के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। और इसमें भी अभी तक ये बिल है, तो अब डेफिनेटली ये मैंडेटरी होता है कि नहीं होता है, ये बाद में देखना होगा जब ये बिल पास होगा। उसके अलावा अब DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। पैटर्निटी टेस्ट में हो सकता है, मैटरनिटी टेस्ट में भी इवन हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन इंडिविजुअल, कहीं पे भी सुनामी या फिर डिजास्टर आ गया तो आपको पता नहीं है इंडिविजुअल कौन है, तो आपको DNA से पता चल सकता है। और उसके अलावा फिर जस्टिस डिलीवरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह में तो DNA का यूज़ है ही, जीन एडिटिंग या फिर GM क्रॉप्स को डेवलप करने में। हेल्थ में भी है ही है, वेरियस जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए DNA टेक्नोलॉजी का तो यूज़ होगा ही होगा। तो इस पर्टिकुलर DNA टेक्नोलॉजी का जो बिल है उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं और DNA टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है, ये मैंने आपको बता दिया। अब DNA और RNA के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो DNA में आपके 4 बेस होते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन। और RNA में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है DNA और RNA के बीच में। तो 3 मेजर डिफरेंस होते हैं। तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है जिसमें RNA DNA में कन्वर्ट होता है। ये ऑलरेडी UPSC ने 2016 या 17 में कुछ पूछा था
कि mRNA और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ सवाल था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रीलिम्स में पूछा गया था। मेजर 3 डिफरेंस होता है कि जो शुगर होता है आरएनए में वो होता है राइबोज, और जो डीएनए में जो शुगर होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज। वो फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाता है। उसके अलावा जो बेस में डिफरेंस होता है, जहाँ पे डीएनए में आपका थाइमिन होता है वहाँ पे आरएनए में आपका यूरासिल होता है, और डीएनए का वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आरएनए में वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको 1960s में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब उसके अलावा मार्केट में नई वैक्सीन आ रही है एमआरएनए वैक्सीन। आपने देखा होगा 4 तरह की वैक्सीन होती है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ जो कोरोना की 4 टाइप्स की वैक्सीन है। एक आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसका एग्जाम्पल हो गया कोवैक्सीन। उसमें क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है उसका डेड फॉर्म डिलीवर करते हैं। फिर दूसरी टाइप की वैक्सीन होती है, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। उसमें क्या होता है कि वायरस का कुछ पार्ट हम डिलीवर करते हैं वैक्सीन में। तीसरी टाइप की वैक्सीन होती है जिसको कहते हैं हम लोग वायरल वेक्टर वैक्सीन। उसमें एक्चुअल कोरोना वायरस नहीं होता है, दूसरा वायरस होता है जिसमें हम जीन मॉडिफिकेशन करते हैं और उसमें कुछ कोड डालते हैं, जेनेटिक कोड, जिसके तहत स्पाइक प्रोटीन वो डेवलप करेगा बॉडी में, और फर्दर फिर हम लोग एंटीबॉडी डेवलप करेंगे टुवर्ड्स दैट स्पाइक प्रोटीन। और चौथी टाइप की वैक्सीन होती है एमआरएनए या डीएनए बेस्ड वैक्सीन, जिसको न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन कहते हैं। तो ये 4 तरह की वैक्सीन हो गई। और जो एमआरएनए वैक्सीन है काम ऐसे ही करती है कि इसमें भी कोड होता है, फिर उस कोड से स्पाइक प्रोटीन डेवलप होता है, और उस स्पाइक प्रोटीन के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी को डेवलप करेगी। अब ये एमआरएनए वैक्सीन का 3 बेनिफिट्स यहाँ पे इसी बॉक्स में क्लियर है। पहला कि जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन हुआ या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हुआ या फिर सब यूनिट वैक्सीन हुआ, उसमें क्या है कि वायरस का एक्चुअल पार्ट या वायरस को ही हम डाल रहे हैं वैक्सीन में, लेकिन एमआरएनए वैक्सीन में कोरोना वायरस ही नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये चांस ही काफ़ी कम हो जाता है कि फिर से री इन्फेक्शन हो। दूसरा, ये देखा गया है ट्रायल्स के बाद कि इफिकेसी ज़्यादा होती है। अब जो नॉर्मल वैक्सीन है जैसे फाइज़र वैक्सीन या मॉडर्ना वैक्सीन, तो उसकी इफिकेसी अच्छी खासी है। अब मॉडर्ना तो उतना ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, लेकिन फाइज़र की इफिकेसी अच्छी खासी है, और प्रोडक्शन भी इनका काफ़ी फास्ट होता है। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। और एमआरएनए वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है अभी नेसेंट ही है, काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप नहीं है, तो डेफिनेटली ये सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं तो इस एमआरएनए वैक्सीन की, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि न्यू इमर्जिंग एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का एमआरएनए वैक्सीन। अब ये कन्वेंशनल वैक्सीन और जीन बेस्ड वैक्सीन के बीच में आप डिफरेंस को देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ जीएम क्रॉप्स। तो भैया जीएम क्रॉप्स में जो न्यूज़ में है वो कुछ खास नहीं है, बस आपको मेजर बेनिफिट्स पता होने चाहिए जीएम क्रॉप्स के। पहला बेनिफिट क्या है कि वो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो सकता है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम लोग ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। फिर पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स को भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे हमारा जो बीटी कॉटन है वो पेस्ट रेसिस्टेंट है। तीसरा है कि सेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स को भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे फ्लावर सैवर नाम का एक टोमेटो है जिसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है थ्रू जीन मॉडिफिकेशन। और चौथा बेनिफिट होता है कि बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे गोल्डन राइस है दैट इज़ रिच इन विटामिन ए, तो ये बायोफोर्टिफाई करते हैं विटामिन ए को। तो ये सब मेजर बेनिफिट्स हैं जीएम क्रॉप्स के। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जैसे जीएम क्रॉप्स में क्या होता है कि टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, तो हर बार क्या होता है कि फार्मर को जाके नया सीड लेना पड़ता है जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में अब कॉटन ग्रो होता है और कॉटन का सीड बार बार खरीदना पड़ता है, तो जिसके चलते ये इंडेप्टनेस की प्रॉब्लम भी होती है। और जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है कि अब 2 बीटी कॉटन की अगर मैं बात करूं तो बीटी कॉटन कहा जाता है कि पेस्ट रेसिस्टेंट है, लेकिन पंजाब में देखा गया था कि वो पिंक बॉलवॉर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंट नहीं हो पाया था, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब पेस्ट रेसिस्टेंट में प्रॉब्लम भी होती है कि सारे पेस्ट इतने हार्मफुल नहीं होते, तो ये सारे पेस्ट या सारे माइक्रोब्स को मार देता है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। और फिर अब अभी तक इंडिया में जैसे स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो बीटी अभी कॉटन है, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई ऐसा क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो उसको हम यूज़ नहीं करते। तो अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जब यूज़ करते हैं तो फूड क्रॉप हो कोई, तो फिर वो अलग बात हो जाती है, तो उसमें काफ़ी इंटिक्रेसीज होती है, तो उसको काफ़ी डिटेल में देखना होगा, तभी फिर उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल सकता है। तो इंडिया में जो बॉडी है डैट इज़ जियाक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो ये बॉडी ओवरलुक करती है जीएम क्रॉप्स को इंडिया में, एंड दैट इज़ अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत वेरियस रूल्स आए हैं। एक रूल्स है, नाम है उसका रूल्स 1989, वो है रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। उसी रूल्स के तहत ये बॉडी बनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अब जीएम क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब जीएम क्रॉप्स जनरली जो डेवलप करता है वो करता है
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ रेगुलेशन, यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की। अब ये रीज़न इसका सिंपल है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, तो इसीलिए जो डेवलप कर रहा है, जो अप्रूवल दे रहा है, वो अलग अलग हम मिनिस्ट्री में रखना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में आपको मेजर एस्पेक्ट्स आपको ये पता होने चाहिए कि जैसे डीएनए है, तो डीएनए में 4 आपको बेस मैंने बताए, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब इन चारों की जो सीक्वेंसिंग होती है वो अलग अलग होती है। इन सीक्वेंसिंग से ही एक्चुअली जेनेटिक मेकअप का पता चलता है। तो सीक्वेंसिंग ऑफ बेसिस डिफरेंट होते हैं, तो यहीं से जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो जाता है। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ इसका आइडिया लग जाएगा। तो इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है, इंडीजेन प्रोग्राम, जिसमें इंडिया के लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, कुछ कुछ लोगों की। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत है, ये CSIR कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे डिजीज़ प्रोफाइलिंग के बारे में पता चल सकता है, रेयर डिजीज़ के बारे में पता चल सकता है, वायरस कैसे स्प्रेड करता है ये पता चल सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे रोका जा सकता है, ये सब हमें पता चल सकता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था एट द वर्ल्ड लेवल, इंडिया में इसका पार्ट था। और इससे पहले मैं यहाँ पे एक रुक रहा हूँ। और जो मेजर आपको टेक्नोलॉजी है, तो उसके डिपार्टमेंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये देखता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो डायरेक्टली PMO के तहत आता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, जो देखता है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो भी डायरेक्टली PMO के अंडर आता है। फिर उसके बाद होता है बायोटेक्नोलॉजी, जो देखता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो एक डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपका दिखता है MIET। उसके बाद आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, जो आपका देखता है फर्दर से DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये थोड़ा भी सेग्रीगेटेड है, नीति आयोग ने स्ट्रेटजी पेपर लाया है, और जो मिनिस्ट्री कंसर्न है वो स्पेशली इस केस में आपकी MIET। और फिर डिफेंस आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगा, और फिर हेल्थ से रिलेटेड जितना कुछ भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखेगा। वैक्सीन डेवलपमेंट जनरली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही काम होता है, जैसे रोटावैक वैक्सीन वगैरह है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत ही आ रहा है। लेकिन अभी ये कोरोना से रिलेटेड जितनी वैक्सीन हैं, ये सबसे रेगुलेटरी अप्रूवल तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही देगा। उसके अलावा बायोपेस्टिसाइड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके काम का हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली NBRIC वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। NBRIC क्या, नेशनल बायो मेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम। बस ये प्रीलिम्स के एंगल से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बस कुछ ज़्यादा यहाँ पे माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधे आते हैं अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर, नैनो टेक्नोलॉजी पर। नैनो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखता है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में एक नैनो मिशन है जो 2007 में लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल एप्लीकेशन किस किस फील्ड में है। फॉर एग्जांपल आपके हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में नैनो बॉट्स होते हैं जो काफ़ी टारगेटेड सर्जरी करते हैं। नैनो सबमरीन्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करते हैं टुवर्ड्स जहाँ पे आपको करना है, आपको किसी ऑर्गन या किसी ब्लड वेसल में आपको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करना है, तो आप नैनो सबमरीन्स की मदद से कर सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग भी काफ़ी बेटर हो जाएगा आप नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर आप क्वांटम इफेक्ट्स के बारे में आपको पता होगा, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। उसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है। ये अगर नहीं पता है तो आपको डेफिनेटली आप देख सकते हो, अब यहाँ पे उतना डिटेल में बताने का टाइम नहीं है। तो कुछ कुछ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो आपका ब्लॉकचेन में यूज़ होता है, ये सभी पोटेंशियल एप्लीकेशन के एरियाज़ हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। उसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। अब क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी डेवलप हो रहा है, नैनो वेपन्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो डिफेंस में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो और भी वेरियस एरियाज़ है जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब मेजर एरियाज़ हुए। और जैसे फ्लोरेंस, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन, ये सब डेवलप किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हुआ। तो ये सब मेजर मटेरियल्स हैं। तो नैनो मटेरियल बोलते हैं जिसका साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। अब रिसेंटली सेंटर हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें काम का नहीं है। अब ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स भी कुछ ऐसे काम का नहीं है। आपको नैनो टेक्नोलॉजी के मेजर प्रिंसिपल एरियाज़ क्या क्या हैं और एप्लीकेशन के एरियाज़ क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ वर्ड्स जैसे आप नैनो बॉट्स, नैनो सबमरीन्स, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो सेंसर्स, नैनो वेपन्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स,
स्पिनट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, ये सब जो एरियाज़ हो गए, वाटर प्योरीफिकेशन के एरियाज़ हो गए। अब एग्रीकल्चर में भी फूड प्रोसेसिंग वगैरह भी या फूड पैकेजिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जा सकता है। फ्लोरेंस हो गया, ग्राफीन हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गया। तो ये सब कीवर्ड्स आपको बस याद होना चाहिए, जो बस आप अपने अब मेंस के आंसर में लिखोगे तो 3 पेज का अच्छा खासा आंसर आप लिख सकते हो। और नैनो मिशन के बारे में पता होना चाहिए, जो 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। अब आईपीआर है, आईपीआर आपके मेंस के सिलेबस में है। रिसेंटली एक पब्लिश किया गया था पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020। तो ये एक न्यू फॉर्मेट देता है पेटेंटीज और लाइसेंसीज को टू डिस्क्लोज द एक्सटेंट टू विच दे हैव कॉमर्शियली वर्कड और मेड द पेटेंटेड इन्वेंशंस अवेलेबल टू द पब्लिक इन द कंट्री। तो आपको पेटेंट मिला है, तो वो पेटेंट का आप यूज़ करके उसको कितना कॉमर्शियली आप यूज़ कर पाए हो, तो उससे रिलेटेड एक फॉर्म डाला जाएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, इस पर्टिकुलर रूल्स के तहत, इस पर्टिकुलर एक्ट में डाला जाएगा। तो ये पहले एक्चुअली एक्ट है पेटेंट एक्ट 1970, तो ये रूल्स भी उसके तहत बनाया गया। तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, एक नया फॉर्म डाला जाएगा इस अमेंडमेंट के तहत। उस फॉर्म में क्या होगा कि जिसको भी पेटेंट मिला है वो ये डालेगा कि उसको जो पेटेंट मिला है उसको वो कॉमर्शियली कितना यूज़ कर पाया है। तो इससे गवर्नमेंट को आइडिया होगा कि पेटेंट मिलने के बाद भी उसकी कॉमर्शलाइजेशन किस लेवल तक हो पा रही है। तो ये सब तो ठीक है, प्रीलिम्स के एंगल से कुछ हद तक आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आपको ट्रिप्स कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रिप्स प्लस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वीपो हो गया, इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है, तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो अगर आईपीआर या इनोवेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है। और फिर आईपीआर में जो इंडिया में क्षेत्र का जो आईपीआर है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, फिर ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, जीआई है, और एक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट समथिंग करके एक 2001 का एक्ट है। ये क्षेत्र का इंडिया में आईपीआर मिलता है। तो 6 की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये सब आपका मेजर एस्पेक्ट्स हो गया कि आईपीआर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या है, तो ट्रिप्स है, ट्रिप्स प्लस कैसे अलग है ट्रिप्स से। अब मेजर जो प्रॉब्लम्स है पेटेंट में किसके रिगार्डिंग है, एवरग्रीनिंग से रिलेटेड है, कंपलसरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब यूएस हमेशा प्रॉब्लम करता है इंडिया को। यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत एक लिस्ट बनती है, उसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखता है कि एज इफ कि इंडिया में आईपीआर का वायलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, आईपीआर का इन्फोर्समेंट उतने अच्छे से नहीं होता है। तो ये यूएस का व्यू है इंडिया की तरफ। तो ये सब आपको इशूज़ पता होनी चाहिए। तो ये सब आप अपने मेन बॉडी के आंसर्स में लिख सकते हो। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आपको मेंस के एंगल से ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के एंगल से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंटरनेशनल प्रोविजन क्या है, वीपो नाम की बॉडी है, ट्रिप्स है, ट्रिप्स प्लस कैसे अलग है, आईपीआर का डेफिनेशन, क्षेत्र का इंडिया में आईपीआर मिलता है वो सब की डेफिनेशन, और मेजर इशूज़ क्या हैं, जैसे एवरग्रीनिंग हो गया, कंपलसरी लाइसेंसिंग हो गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और सारे एक्ट्स जो 6 जो आईपीआर है उसके एक्ट्स, कंसर्न एक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। और एक आईपीआर पॉलिसी भी है, तो उसके 7 मेजर प्रोविजंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो बस आपको इतना पता है तो डेफिनेटली आप आईपीआर का सवाल अच्छे से टैकल कर लोगे। और उसके अलावा एक TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। उसमें बायोपायरेसी को चेक करने के लिए उस लाइब्रेरी को डेवलप किया गया था। तो अब 20 साल हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी कुछ सवाल आ सकता है। तो इतना आपको पता है तो आईपीआर का आपका मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यूटिलिटी मॉडल क्या होता है, जस्ट लाइक पेटेंट होता है, लेकिन इसका ये शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए मिलता है। बस उसके अलावा कुछ नहीं। पेटेंट पूल क्या है कि मेरे पास अगर पेटेंट है और हम पेटेंट पूल कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं अपने पेटेंट का लाइसेंस किसी और को भी दे रहा हूँ कि मेरा पेटेंट कोई और भी यूज़ कर सकता है, रफली एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जनरली ये कोरोना के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि जिनके पास भी वैक्सीन से रिलेटेड पेटेंट है तो वो पेटेंट पूलिंग कर लें कि दूसरे को लाइसेंस दे दे ताकि दूसरा भी बना पाए, जिससे पब्लिक वेलफेयर हो सके। अब 5G है, 5G से रिलेटेड ये इस बार के मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, प्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस 4G और 5G के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और 5G के कुछ मेजर कंसर्न्स आपको पता होने चाहिए। 4G और 5G के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, एक वो लैटेंसी का है, दूसरा पीक डेटा रेट्स का, तीसरा स्पेक्ट्रम का है। जैसे पीक डेटा रेट्स 4G के केस में क्या था, वो इस आपको बॉक्स में मिल जाएगा, वो लगभग मैक्सिमम 1 Gbps तक हो सकता था, लेकिन 5G में वो 20 Gbps तक जाएगा। स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो ये 3 GHz था 4G में, ये 30 GHz तक जा सकता है 5G में। लैटेंसी कम हो जाएगी 5G में। 4G में जो लैटेंसी थी वो लगभग 10 मिली सेकेंड थी, और ये 1 मिली सेकेंड से भी कम हो जाएगी 5G में। लैटेंसी क्या होता है कि जैसे कोई एक पाइप है, जैसे तो वेव को इस पार्ट से आने में, इस पार्ट तक आने में जो टाइम लगा उसको लैटेंसी कहते हैं।
तो अब ये एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए आपको अगर एकदम क्रूड फॉर्म में आपको समझना है तो मैं बता रहा हूँ। तो जितना टाइम आपको लग रहा है सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, एक तरह से वही समझ लो आप लेटेंसी है। तो जितना कम टाइम लगे उतना वो फास्ट मूव कर रहा है, तो लेटेंसी 5G के केस में ज़्यादा होगी। ये क्रूड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स बैकग्राउंड का होगा तो इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करेगा। और फिर ये मेजर डिफरेंस है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है 5G में वो क्या है कि अगर जब स्पेक्ट्रम वाइड होता है, पीक डेटा रेट ज़्यादा होता है और फ्रिक्वेंसी आप जब ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी रेंज कम हो जाती है। तो 4G में जितना रेंज है उसका 2% ही रेंज होगा 5G में। 4G का रेंज टिपिकल 4 to 5 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन 5G के केस में 200-300 मीटर से ज़्यादा रेंज नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी 5G को रूरल एरियाज़ में ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि रेंज काफ़ी कम है। तो आपको ज़्यादा टावर्स लगाने होंगे। अब ज़्यादा टावर्स लगाओगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो आप ज़्यादा चार्ज भी करेंगे टेलीकॉम कंपनीज, जो शायद उतनी परचेजिंग पावर रूरल एरियाज़ में होगी नहीं। तो डेफिनेटली 10 साल तक आप सोचो कि अगर आप 5G को रूरल एरियाज़ में ले जाओगे तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा टास्क होगा, काफ़ी डिफिकल्ट सा ये टास्क होगा। तो लगभग आपको टेक्निकल एस्पेक्ट आपको पता चल गया होगा 4G और 5G के बीच में क्या डिफरेंस है। अब 5G की तरफ शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, पिक डेटा रेट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको शिफ्ट करना है। काफ़ी मेजर इकोनॉमीज़, यूएस के कुछ स्टेट्स, साउथ कोरिया ऑलरेडी कर चुका है, जापान भी लगभग, और चाइना भी स्टेप्स ले रहा है 5G की तरफ। तो इंडिया को भी डेफिनेटली लेना पड़ेगा। और जो मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे IoT हो गया, बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इमरजेंसी अच्छे से तब हो पाएगा जब आप 5G की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं। और मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम में मैंने बताया कि रेंज कम है, तो रेंज कम है तो आपको ज़्यादा टावर्स इंस्टॉल करने होंगे, तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, तो कंज्यूमर्स पे ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा, इसका प्राइस भी कंज्यूमर से ज़्यादा चार्ज करेंगे टेलीकॉम कंपनीज़। और ऑलरेडी इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनीज़ है वो काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। जैसे AGR का इशू हुआ था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, तो उनको लगभग टू द ट्यून ऑफ 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को देना है। भले अब 10 साल का पीरियड उनको दे दिया गया, लेकिन उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंच का सिचुएसन है, तो उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना डिफ़िकल्ट होगा। तो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में जाना तो और भी डिफ़िकल्ट होगा। और हाल में इंडिया ने ट्रायल्स के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, और अब चाइना को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक क्रिटिकल सेक्टर हो जाता है। और इन्वायरमेंट कंसर्न भी जताया जा रहा है कि कैंसर लाइक प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, बर्ड्स वगैरह को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि जो 5G में जो वेव्स यूज़ की जाती है वो नॉन आयनाइजिंग होती है, आयनाइजिंग नहीं होती है। अगर आयनाइजिंग होती तो होता क्या है कि जबकि आयनाइजिंग रे आपके बॉडी पे पड़ती है तो आपके स्किन में एक कोलेजन होता है, वो कोलेजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते कैंसर होने के चांस बढ़ जाता है। लेकिन ये जो 5G में जो आपके रेज होंगे वो रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स के रेंज में होंगे, तो जो नॉन आयनाइजिंग है, जिसके चलते उतनी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी टू ह्यूमन हेल्थ और टू द हेल्थ ऑफ द बर्ड्स। तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है 4G 5G की डिफरेंस प्रीलिम्स के एंगल से भी पता चल गया, और मेंस के एंगल से भी जो भी काम का वो मैंने आपको कवर कर दिया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है ये आपको पता होगा, और फिर इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी भी सवाल आया कि यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑटोमेशन में, सर्विसेज सेक्टर में कुछ ना कुछ होगा, अदर टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में, अब सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, ये सब पोटेंशियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे यूज़ होता ही होता है हर टेक्नोलॉजी का। तो आपको पूछा भी जाए कि कहाँ का क्या क्या एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी का, तो इस लाइन्स में आप लिख सकते हैं। और चैलेंजेस क्या होता है, तो हर टेक्नोलॉजी का कॉमन चैलेंज होता है। इकोनॉमिक में क्या होगा कि कॉस्ट ज़्यादा होगा, जॉब लॉस होगा, टेक्नोलॉजी नेसेंट स्टेज में होगी। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंट का भी लॉस हो जाता है कि जैसे इन्वायरमेंट को भी हानि पहुंचती है, जैसे ई वेस्ट की प्रॉब्लम हो गई, या फिर उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं जैसे नैनो पार्टिकल्स हैं। इथिकल डायलेमा भी होता है कि अब कितना रेगुलेट करें, कितना रेगुलेट नहीं करें। एक सोसाइटल एंगल भी होता है कि वो हमेशा इनइक्वलिटी कॉज करती है, क्योंकि इनिशियल बेनिफिट कुछ ही सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उठा पाते हैं टेक्नोलॉजी का। तो ये सब मेजर चैलेंजेस घिसे पीटे होते हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कैपिटल नहीं होगा हमारे पास, पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो। IPR का एग्जीक्यूशन या फिर इन्फोर्समेंट या कॉमर्शलाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च नहीं होती है, और जो हमारा जो रिसर्च और एकेडमी और इंडस्ट्री में लिंकेज है वो थोड़ा मिसिंग है। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो पूछा जाए तो मेंस में अगर आप, तो ये सब कॉमन चैलेंजेज है थ्रू आउट द इकोसिस्टम, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा पूछा जाता है एप्लीकेशन क्या है या चैलेंजेस क्या है, तो ये सब कॉमन चैलेंजेस आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि अगर नहीं पता है स्पेसिफिक तो आप पन्ना भर के आ सको। और उसके अलावा IoT में बस
यहाँ पे अब आईओटी से रिलेटेड आप कुछ वीडियोस देख लीजिएगा। अब ज़्यादा स्पेसिफिक मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ में बता के कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप इस बैकग्राउंड के हैं तो आपको अगर नॉलेज और लेना है तो डेफिनेटली अभी आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक ये पीएम वानी नाम की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें क्या है कि इट एम्स टू एलिवेट वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द कंट्री। तो आप ये सिंपल सा ही कि गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कीम है तो पूछा जा सकता है। अभी काफ़ी फैक्चुअल, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में डिफरेंस क्या है? रेंज किसका ज़्यादा होता है? तो वाईफाई का लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिवाइस भी वाईफाई में कनेक्ट कर सकते हैं, और पावर भी ज़्यादा आपका वाईफाई कंज्यूम करता है। अब डार्क नेट, तो आपको सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड की जो 4% वेबसाइट्स है वो सरफेस वेब में आती है, और जो आपका सर्च इंजन है वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को जो सरफेस वेब पे ढूंढ सकता है। गूगल भी ढूंढेगा, विकीपीडिया वगैरह ढूंढ लेगा। डीप वेब में क्या है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली आप उसका यूआरएल टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात बाकी डार्क वेब क्या होता है कि आप यूआरएल वगैरह भी टाइप करो, आपको खुल तो जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसका सारा कंटेंट्स जो होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है सीडैक और आईएससी बैंगलोर का। तो अभी हाल में परम सिद्धि नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे हम लोग नेशनल नॉलेज नेटवर्क बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बना रहे हैं जिसका नाम गरुड़ होगा। कुछ क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह भी डेवलप करेंगे, जो कुछ पोटेंशियल एरियाज़ है, जैसे वेदर मॉडलिंग, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो भी यूज़ करता है सुपर कंप्यूटर्स को। कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम आपको पता होना चाहिए इंडिया में, जो है प्रत्युष और मिहिर हो गया। पेटा फ्लॉप्स जो होता है, that is 10 to the power 15 flops. Flops is floating operations per second. तो पेटा फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि जनरली जब आप इंक्रिप्शन करते हैं तो होता क्या है कि एक की होता है। फॉर एग्जांपल जब आप मैसेज आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल ABC है, उसको मैं DEF लिख रहा हूँ कि हर को मैं 3 लेटर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ABC मैसेज था, उसको इंक्रिप्ट करके हम DEF लिख दिए, और की जो हुआ कि हर लेटर +3 वो की हो गया। ये की जो हो गया ये कन्वेंशनल की हो गया। उसी तरह क्वांटम की भी होता है, डैट की इज इनकोडेड इनटू द स्पिन ऑफ द फोटोन। तो काफ़ी वो डिफिकल्ट होता है डिसाइफर करना, तो यहाँ पे आपको क्रैक करना है, हैक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसे ब्लॉकचेन में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है, तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में यहाँ पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ किया जाता है। जैसे मीसियस जो चाइना का था, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट है। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम डॉट्स है, फिर उसके अलावा आपका क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी में आपका की रहा, लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, वो की दैट इज इनकोडेड इनटू द स्पिन ऑफ द फोटोन, तो वो डिफिकल्ट टू हैक हो जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स का कंसेप्ट होता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है उसमें 0 और 1 होते हैं, और जो क्वांटम कंप्यूटर हुआ उसमें क्या होगा कि 0 और 1 का सुपर पोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टेट हो सकता है डैट इज 10% 0 एंड 90% 1, या फिर 20% 0 और 80% 1। तो सुपर पोजिशन हो सकता है 0 और 1 का। आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो सुपर पोजिशन ऑफ ऑर्बिटल्स आप पढ़े होंगे, तो आपको ज़्यादा कंसेप्चुअल यहाँ पे क्लैरिटी आ रही होगी। और एक इंटेंगलमेंट का कंसेप्ट होता है। इंटेंगलमेंट का कंसेप्ट होता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। फॉर एग्जांपल एक क्वांटम स्टेट है जिसमें 0 की प्रोबेबिलिटी 10% है, तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी 90% होगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट। तो सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट के कंसेप्ट पे ये बेस्ड होता है। क्यूबिट्स होते हैं इसमें। और क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। कैसे होती है तो अब ये डेफिनेटली मेरे को तो पता है कि फिजिक्स ऑप्शनल है, लेकिन अब उतना आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना ही आपको पता है कि प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी इन्हांस हो जाती है, तो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन एक एग्जांपल भी, सिंपल एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल कंप्यूटर में आप बोलते हो नॉर्मल कंप्यूटर को कि लेट्स से 91 × 91 कंप्यूट करने के लिए, तो 91 को अभी बेस 10 पे उसको बेस 2 में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे 91 को भी बेस 2 पे कन्वर्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आंसर बेस 2 में आएगा, फिर उसको बेस 10 में कन्वर्ट करेगा। कितने स्टेप्स हो गए। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बेस 10 पे भी काम कर सकते हैं, हम 10 क्यूबिट पकड़ सकते हैं। तो डायरेक्टली आप कंप्यूटर को, जो उस क्वांटम कंप्यूटर को आप ऑपरेशन करने दोगे, वो डायरेक्टली ही बेस 10 पे ही मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देगा। तो उसको बार बार
बेस 10 से बेस 2 या बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा टाइम लगा वो बचेगा, तो क्या होगा, उससे प्रोसेसिंग फास्ट होगी। और इसी तरह आपका स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हांस या ऑगमेंट किया जा सकता है। और एक नया जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, डैट इज़ बायोलॉजिकल कंप्यूटर। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि 2025 तक जो लगभग पूरे वर्ल्ड में जितना भी डेटा होगा, डैट वुड बी अराउंड 10⁻21 टू 10⁻22 बाइट्स। तो इतने सारे डेटा को एक रूम में स्टोर किया जा सकता है इफ़ वी आर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स। और लगभग वर्ल्ड की जीडीपी $80 ट्रिलियन के आसपास है। और जो सर्वर का जो मार्केट है वो भी अच्छा खासा बड़ा है। अप टू द आने वाले 5 साल में $1 ट्रिलियन के आसपास का वो मार्केट होगा। तो डेफिनेटली जो बायोलॉजिकल कंप्यूटर डेवलप कर सकता है, तो उस स्टार्टअप की आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अहदा होगा इन टर्म्स ऑफ कि जो, क्योंकि बायोलॉजिकल कंप्यूटर ही फ्यूचर होने वाला है डेटा स्टोरेज का, क्योंकि कम ही एरिया में काफ़ी ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का डेटा, वर्ल्ड में जितना भी डेटा है उसको अगर आप एक रूम में स्टोर कर पा रहे हो, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजिकल कंप्यूटर। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर एक क्वांटम डॉट्स होते हैं। क्वांटम डॉट्स में क्या होता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो मेन आपका कंसेप्ट होता है, डैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल मेरी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी, तो वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं क्वांटम लेवल पे जाऊँगा ना, तो एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाती है, इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी, बीच में नहीं हो सकती है। तो क्वांटम डॉट्स में क्या होता है ना कि जो एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है वो तीनों डायमेंशन में हो जाता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी। तो हमको जिस वेवलेंथ का लाइट चाहिए उस वेवलेंथ का एग्जैक्ट लाइट हमको मिलेगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्वांटम डॉट्स, एंड दैट वुड बी एडवांसमेंट इवन ओवर द लेजर लाइट। तो क्वांटम डॉट्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए, फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो गई। दीज आर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। अब 3D प्रिंटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोच रही है कुछ पॉलिसी बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो मेजर जो एप्लीकेशन एरियाज़ क्या क्या हैं, जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स को भी प्रिंट किया जा सकता है, बिल्डिंग्स को का भी 3D प्रिंटिंग हो सकता है। उसके अलावा इसका यूज़ डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कि अब गन्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, काफ़ी कॉस्ट अभी लग रहा है, अभी ये टेक्नोलॉजी नेसेंट फेज में ही है, जॉब लॉस हो सकता है, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स है। अब नॉन पर्सनल डेटा ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और BN सिकसना पैनल ने एक रिपोर्ट भी दी थी, तो उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, तो मेंस के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यूरोप का भी एक GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, वो भी एक लॉ है EU की पार्लियामेंट ने पास किया है। उसके अलावा इंडिया में भी केस, पुट्टास्वामी केस था, जिसने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। आरोग्य सेतु ऐप कुछ ऐसा कुछ काम का नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कवर मैं यहाँ पे करूँ। एक्सेलरेट विज्ञान भी कुछ खास नहीं है। ड्राफ्ट नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, अब ये 5वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी, उससे पहले 2013 में आई थी, और 2014 में, ये 2012 में आई थी, और UPSC ने 2013 में सवाल भी पूछ लिया था कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो इसी पॉलिसी के तहत क्या है कि अभी 0.7% GDP का खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और उसका भी 60% गवर्नमेंट ही करती है। तो इसको 2% तक का टारगेट दिया जा रहा है नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में। उसके अलावा ग्राउंड लेवल इनोवेशन रूरल एरियाज़ में भी हो, उसके लिए एक स्कीम है, डैट इज़, उस स्कीम का नाम भूल रहा हूँ। उसके बाद इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए चिल्ड्रन में भी एक स्कीम है, इसका नाम है मानक स्कीम। अच्छा, रूरल एरियाज़ में उस स्कीम का नाम है निधि स्कीम, और यहाँ पे मानक स्कीम है। तो ये सब मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के। इससे पहले वाली 2012 की नहीं थी, सॉरी 2013 की थी। अब इंडिया वर्ल्ड लेवल के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे आइटर है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यहाँ पे क्या है कि ये टोकामक मैग्नेट होगा, जिससे हम प्लाज्मा को कॉन्फाइन करेंगे और न्यूक्लियर फ्यूज़न कराने के बारे में सोच रहे हैं। फिर एक लार्ज हैड्रोन कोलाइडर है, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड। फिर उसके अलावा LIGO है, जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी था। फिर 30 मीटर टेलीस्कोप के भी हम पार्ट हैं। अब सुपर कंडक्टिविटी में होता क्या है कि नॉर्मल आप जैसे जैसे देखेंगे मेटल्स के केस में कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ते जाती है, तो टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में या फिर मेटल्स में क्या देखा गया है
कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है ना, तो रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस एग्जैक्टली जीरो हो जाता है। दैट इज़ सुपर कंडक्टिविटी। तो ये सबसे पहले मरकरी में देखा गया था। केमरलिंग ओन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था सुपर कंडक्टिविटी में। तो वो जो डिस्कवर किए थे वो 4 डिग्री 5 डिग्री 5 केल्विन 4 केल्विन्स के आसपास था। उसका धीरे धीरे अदर कंपाउंड्स भी बनाते गए कि ताकि हम हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर पाएँ। तो रिसेंटली क्या है कि 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 59 डिग्री फ़ारेनहीट पे रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया, और जो वो मटेरियल था डैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। अब सुपर कंडक्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि एक तो रेसिस्टिविटी जीरो होती है, उसके अलावा सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, और सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोलता है कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो होता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट, दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सुपर कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप पास करोगे, तो अगर टेम्परेचर टीसी से कम है, मतलब अगर वो सुपर कंडक्टर बन गया, तो मैग्नेटिक लाइंस को ये ट्विस्ट कर देगा, अंदर से नहीं जाने देगा। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सुपर कंडक्टर इज जीरो। दिस इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। अब ये सुपर कंडक्टिविटी का आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? तो आप ट्रांसमिशन केबल्स में आपका जूल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। सुपर कंडक्टर्स यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका जूल लॉस होगा ही नहीं, लेकिन वो उतना फिजिबल नहीं है। लेकिन अब मैग्नेटिक लेविटेशन है, हाइपर लूप वगैरह टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो उसमें आप सुपर कंडक्टिविटी के थ्रू भी मैग्नेटिक लेविटेशन कर सकते हो। उसके अलावा एक जॉइंट ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, अब इसका डिटेल्स रिलीज़ किया जाएगा जाक्सा के द्वारा। तो अब ये ज़्यादा उतना, अब मून का जो साउथ पोल है उतना एक्सप्लोर नहीं है। चंद्रयान 2 भी वहीं पे गया था। अब चंद्रयान 2 में क्या था कि एक विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, लेकिन वो लैंडर सही से लैंड नहीं कर पाया। एक तो वो साउथ पोल के पास जा रहा था जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड था, और इंडिया पहली बार पहली बार इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला था कि दूसरे प्लानिटरी बॉडी पे जाके हम लैंड कर रहे थे। तो वहाँ पे हम मेजर मात खा गए। और जो चंद्रयान 2 था वो GSLV से लॉन्च किया गया था, और उसके बाद मॉम और चंद्रयान 1 PSLV से लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा मॉम का जो मेजर रोल था वो कि मीथेन को डिटेक्ट किया था मार्स पे। और अभी हाल में एक परसेवरेंस रोवर नासा ने भेजा है, जिसमें इंजेन्युइटी नाम का एक हेलीकॉप्टर है जो एक्सप्लोर करेगा मार्स के सरफेस को। चंद्रयान 2 का 1 साल यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये बस ये पुराने पार्ट से कुछ नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पे। अब IRNSS जो है नाउ इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। तो ये चौथा वर्ल्ड का कंट्री है आफ्टर US, रसिया और चाइना, जिसके पास एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग में भी कुछ ऐसा खास न्यूज़ वाला पार्ट नहीं है। अब ये टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या हुआ है, तो लिडार है, राडार है, सोनार है, HSI है। लिडार में हम लाइट को यूज़ करेंगे, राडार में रेडियो वेव्स को यूज़ करेंगे, सोनार में साउंड को यूज़ करेंगे। और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट लाइट्स को यूज़ करेंगे जिसका स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। तो सबको यूज़ करेंगे और सबके डेटा को फिर हम इंटरपोलेट करेंगे और मर्ज करेंगे, तो उससे हमको काफ़ी आइडिया लग जाता है। दैट इज़ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इन स्पेस। और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को क्रिएट किया गया है ताकि इसरो कोऑर्डिनेट कर सके प्राइवेट प्लेयर्स के साथ रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट्स या फैब्रिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स, और फ्यूचर में लॉन्चेस से रिलेटेड। ये दिगांतर है, इंडियाज़ फर्स्ट एयर एंड स्पेस सर्वेलेंस कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्री मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये न्यूज़ पर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम दिगांतर है। इसको डेब्रिस नहीं बोलते, इसको डेब्री बोलते हैं। अब ये नासाज हेलियोफिजिक्स मिशन है, तो इंडिया का भी एक आदित्य L1 मिशन है। अब L1 क्यों है, क्योंकि 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं, तो वो L1 पे जाएगा। अब आदित्य करेगा क्या, तो कोरोनल मास इंजेक्शन को स्टडी करेगा, सन के सन स्पॉट साइकिल को स्टडी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। तो सन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे अंदर कोर हो गया, उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है, फिर कन्वेक्टिव जोन होता है, फिर फोटोस्फेयर होता है, फिर क्रोमोस्फेयर होता है, सबसे बाहर जो होता है वो कोरोना होता है, जो हम देखते हैं वो कोरोना होता है।
और जो वहाँ से रेज निकलती है, तो कोरोनल मास इंजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी आदित्य एल1 उसको स्टडी करेगा। जो सैटेलाइट्स नज़दीक जाते हैं सन के, तो वो कोरोनल मास इंजेक्शन के चलते ही जल भी जाते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस आपको पता होगा। जो चौथा स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है कि जैसे आप गैस को काफ़ी ज़्यादा हीट करोगे तो क्या होगा कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो सोडियम है तो सोडियम Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। तो इसी तरह सारे एटॉम्स आयनाइज हो जाएंगे। तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, एक चार्ज पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम मिलेगा जो काफ़ी हाई वेलोसिटी पे मूव कर रहा होगा। दैट इज़ द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। ये हाई टेम्परेचर या फिर अब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो ये क्रिएट होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर एग्जांपल टोकामक रिएक्टर में। तो टोकामक क्या करता है कि प्लाज्मा जो हाई टेम्परेचर पे उसको कॉन्फाइन कर लेता है और उससे से हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये काफ़ी लो टेम्परेचर पे होता है। होता क्या है कि वेरियस एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वेरियस और एटम्स जो होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 0 के आसपास आता है तो सारे एटम्स ग्राउंड लेवल पे आके आपस में मर्ज कर जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसको स्टडी किया था बोस ने और फाइनली आइंस्टीन ने कंफर्म किया था, और इसको स्टडी किया जाता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो बोस-आइंस्टाइन या फिर एस.एन. बोस का कुछ कंट्रीब्यूशन पे सवाल आया था। तो अगर आप बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोसॉन, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, सुपर कंडक्टिविटी, ये सब आप आंसर में लिखे होते हैं, पता होता तो डेफिनेटली डैट वुड बी यूजफुल। तो बोसॉन और फर्मियन में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। बोसॉन जो होता है वो फुल स्पिन पार्टिकल होता है, और जो फर्मियन होता है हाफ स्पिन पार्टिकल होता है। इतना भी अगर आपको पता है तो काफ़ी, इससे ज़्यादा आप डिटेल में आप करने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल सोलर इक्लिप्स क्या हुआ, ये हुआ आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स है। सोलर इक्लिप्स में क्या होगा कि मून बीच में होता है। अब ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन्स कोरोना वाज मेजर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सन के लेयर्स मैंने आपको बता दिया, बस ये आपको पता होने चाहिए। पल्सार्स क्या होता है, तो आपको एक ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कोई भी स्टार होता है तो उस स्टार में पहले आपको सुपरनोवा पता होना चाहिए कि वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सब है क्या, और उसके अलावा फिर आपको फिर पता चलेगा कि ये पल्सार्स और क्वासार्स क्या हैं। तो कोई भी स्टार होता है तो स्टार रेज ऑफ लाइट, इससे लाइट बाहर की तरफ फेंकता है और ग्रेविटी उस स्टार को अंदर की तरफ खींचती है। तो उस स्टार पे दो फोर्स एक्ट करता है। वन इज़ द रेडिएटिव फोर्स दैट इज़ इन द आउटसाइड डायरेक्शन, और वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ इन द इनसाइड डायरेक्शन। एक टाइम के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, फिर कार्बन में कन्वर्ट होता है, करते करते हेवियर मेटल्स में कन्वर्ट होते जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है। एक टाइम के बाद क्या होता है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो काफ़ी छोटा होते जाता है, और उसके बाद फाइनली एक बार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो कोलैप्स कर जाता है वो स्टार। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सुपरनोवा। अब जब कोलैप्स कर जाता है उसके बाद क्या होता है कि उसका जो कोलैप्स होने से पहले जो मास था उस स्टार का वो क्या था, उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनली वो किस में कन्वर्ट करेगा। अगर वो स्टार का मास अप टू 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन है तो वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। अगर 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन से ज़्यादा था उसका मास तो फिर वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट करेगा। ये 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन चंद्रशेखर लिमिट है एक्चुअली, आपको पता होगा, आप चंद्रशेखर लिमिट नाम आप सुने होंगे तो वो यही है। और इनकेस अगर मास और भी ज़्यादा है और साथ में फाइनली जो मास क्रिएट हुआ है उसकी स्केप वेलोसिटी इज़ मोर देन दैट ऑफ लाइट, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में क्या है कि जो एक बार ब्लैक होल इंटर कर जाएगा देयर इज़ नो एस्केप एट ऑल। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो न्यूट्रॉन स्टार है तो वो न्यूट्रॉन स्टार अगर अपने एक्सिस के बहुत रोटेट करता है तो ऑलरेडी ये मैग्नेटाइज्ड होता है और साथ में रोटेट कर रहा है, तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, तो वो जनरली रेडियो वेव होती है। तो इसी को हम पल्सार्स कहते हैं क्योंकि ये पल्स भेज रहा है, एक तरह से रेडियो वेव्स भेज रहा है। तो जब न्यूट्रॉन स्टार जो मैग्नेटाइज्ड है वो साथ में रोटेट भी करता है तो रेडियो वेव्स भेजता है, दैट इज़ कॉल्ड पल्सार। क्यूसार्स जो होते हैं दैट इज़ कलेक्शन ऑफ ब्लैक होल्स। और ब्लैक होल्स में भी कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, और अब नोबेल प्राइज़ वाला एक कॉलम आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सो प्लानट, कुछ बस इतना ही पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, बस उतना ही काम कर, ज़्यादा कुछ काम करनी। डार्क मैटर नॉट सुपर हेवी नॉट सुपर लाइट। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये सब आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा यूनिवर्स है तो जो नॉर्मल मैटर या एंटी मैटर जो आप पढ़ते होंगे वो केवल 4% है, 25% डार्क मैटर है और रेस्ट लगभग 71-72% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर में क्या होता है कि डार्क मैटर डजेंट इंटरेक्ट विथ लाइट, इट ओनली इंटरेक्ट्स विथ ग्रेविटी। तो लाइट आपका
यूं ही चला जाएगा, उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि वो आपको जब लाइट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो पूरा मैटर आपको डार्क दिखेगा, काला दिखेगा. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डार्क मैटर, बिकॉज इट डजेंट इंटरेक्ट विथ लाइट, इट ओनली इंटरेक्ट्स विथ ग्रेविटी. तो यहीं पे ग्रेविटेशनल वेव या न्यूट्रिनो का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट विल हेल्प अस इन नोइंग कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डार्क मैटर. और डार्क एनर्जी में क्या होता है कि ये कहा जाता है कि डार्क एनर्जी के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है. दैट इज द रीजन वाई आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. Saturn's tilt is caused by its moon. ठीक है. ट्रांसफैट में बस आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको ये पता होने चाहिए. जैसे अभी FSSAI की जो गाइडलाइंस आई है तो 2021 तक जो लिमिट फिक्स किया गया है ट्रांसफैट का वो 3% है और 2022 तक वो 2% हो जाएगा. अब 2% किसका? तो टोटल कैलोरीज का 2%. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी खाना है तो उसमें जितनी कैलोरीज होगी, तो ट्रांस फैट में जैसे 100 कैलोरी का खाना है तो ट्रांस फैट की कैलोरी 2 कैलोरी से ज़्यादा नहीं हो सकती है अगर 2% नॉर्म है. तो फसाई ने ये क्लियर कर दिया कि 2021 के लिए 3% तक अलाउड है, लेकिन 2022 से 2% तक ही ट्रांस फैट अलाउड होगा. अब ट्रांस फैट की दिक्कत क्या होती है कि दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी. हाई डेंसिटी वाला तो बेनिफिशियल होता है, लो डेंसिटी वाला हार्मफुल होता है. तो ये LDL काफ़ी जनरेट करने लगता है अगर आप ज़्यादा ट्रांस फैट खाओगे. डायबिटीज़ टाइप 2 है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस होने का चांस बढ़ जाता है. फिर हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है. तो जो आपका ट्रांस फैट होता है वो आपके ब्लड वेसल में जाके चिपक जाता है, तो आपका एरिया कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है. तो ये आपकी प्रॉब्लम होती है. ये स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स ये FSSAI ही रिलीज़ करता है. फूड एडल्टरेशन में आप ये देख लीजिएगा कि किसको किसके साथ एडल्टरेट किया जाता है. तो एक बार एक सवाल भी आ गया था प्रीलिम्स में, एक बार जस्ट आप गो थ्रू कर लीजिएगा. FSSAI ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ये ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा. जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है डेट इज़ RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम. निश्चय स्ट्रेटजी भी है, 1990 स्ट्रेटजी भी है. उसके बाद AMR को भी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को भी कवर किया जाता है RNTCP के तहत. ये टाइप्स ऑफ TB, ड्रग रेसिस्टेंट TB जो MDR, XDR, TDR TB आपको पता होना चाहिए. इंडिया बीइंग द कंट्री विद द हाईएस्ट TB बर्डन. MDR TB में क्या होता है कि 2 ड्रग काम नहीं करता है, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन. XDR में 4 नहीं करता है. TDR में जो 14 ड्रग्स है 14 के 14 काम करना बंद कर देते हैं. अभी कुछ कुछ डिजीज़ है, पोलियो, एवियन इन्फ्लुएंजा, इसके बारे में ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा. एड्स, तो इसमें एड्स में आपको पता होना चाहिए क्या क्या गवर्नमेंट का प्रोग्राम, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है. ये सब गवर्नमेंट स्टेप्स है, बस आपको ये पता होना चाहिए. और डिजीज़ से रिलेटेड प्रीलिम्स में एक सवाल आता है तो ये वायरस के द्वारा होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये तो कंफर्म पूछा ही जाता है, एक सवाल में होता ही होता है. तो ये आप देख लीजिएगा. जब इबोला था वो पूछा गया, जीका के बारे में पूछा गया, तो कुछ ना कुछ डिजीज़ के बारे में पूछा ही जाता है. वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है कि फंजाई के द्वारा होता है कि वायरस के द्वारा होता है, ये जनरली सवाल होता है UPSC का. मलेरिया रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो मेजर डिजीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या. ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है. गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक. फिर उसके बाद फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काफ़ी स्टैंडर्ड्स लाते हैं जैसे ट्रांस फैट्स रिलेटेड है. फिर आयुष्मान भारत भी कवर करता है NCDs को. फिर उज्ज्वला योजना तो इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम करेगा.
फिर ये प्लाज्मा बैंक है। इन द फर्स्ट इन इंडिया दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। प्लाज्मा थेरेपी में कंसेप्ट क्या होता है कि ब्लड में चार तरह के हुए, एक आरबीसीज हुए, डब्ल्यूबीसीज हुए। डब्ल्यूबीसीज ये एक्चुअली वो इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो एंटीजन को फाइट करता है। आरबीसीज में मिली हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया, आयरन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा वो लिक्विड सॉल्यूशन टाइप का होता है, ये जनरली येलो कलर का लिक्विड होता है प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में जब आप फिब्रिनोजेंस भी होते हैं उसको हटा देंगे तो वो सीरम बन जाता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन से रिलेटेड बिल आया है, कुछ ऐसा काम का नहीं है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसके एजुकेशन से रिलेटेड होम्योपैथी हो गया, जो भी आयुष में जितने जितने ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो उसके एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो इथिकल कंडक्ट मेंटेन करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो डॉक्टर्स के लिए रिस्पेक्टिवली ये सब एक्ट्स वो इन प्रैक्टिशनर्स के लिए कवर करेगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में 3-4 तरीके होते हैं, जैसे सरोगेसी हो गया, आईवीएफ हो गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है कि आपके पास एंटीबॉडी है, उसके बाद उसकी क्लोनिंग करके फिर से आप एंटीबॉडी बनाते हैं, तो जो नई एंटीबॉडी बनी डेट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल मतलब आप एक ही चीज़ का क्लोनिंग कर रहे हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दो जगह से बनाए हो, दोनों को मिला दोगे तो आप बोलोगे उसको कॉकटेल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कोस्टल रेडार नेटवर्क बना रहे हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट मोर कंट्रीज जैसे मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश। डिजिटल ओशन जो है कि जो डेटा होगा आपके डीप ओशन मिशन का तो उसी को डिजिटल फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे। तो अब इसके बारे में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स प्री के एंगल से पता होना चाहिए। डिजिटल ओशन के बारे में नहीं, डीप ओशन मिशन के बारे में। डीप ओशन मिशन का मेजर टारगेट्स क्या होगा कि हम ओशन की स्टडी करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, पोलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह जो मिलते हैं, मिथेन क्लैथरेट्स वगैरह जो मिलते हैं, तो ये सब की स्टडी होगी। या कोरल रीफ्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर कुछ कुछ ओसनिक एबिसल प्लेन पे भी कुछ कुछ मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, उसके क्या पोटेंशियल है, डीप सी फिशिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब एरियाज़ को। या फिर एनर्जी प्रोडक्शन जैसे ओटेक होता है, ओशन थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो ये सब डीप ओशन मिशन के तहत स्टडी किया जाएगा। तो ओशंस की स्टडी इनफैक्ट हम करेंगे। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत नहीं आता है। तो यहाँ पर इसे आपको ट्रैक कर सकता है। समुद्रयान प्रोजेक्ट इसे डीप ओशन मिशन का ही पार्ट है। इसमें आप यहाँ पे इसरो की मदद ली जाएगी। इसमें करेंगे क्या कि एक वेसल को लगभग 6000 मीटर तक नीचे तक ले जाया जाएगा। अब 6000 मीटर जितना आपको इजी लग रहा होगा उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अब जैसे जैसे पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी आपको इन्हांस करनी पड़ेगी कि जब आप वेसल से इतना नीचे जाएगा तो आपका इतना प्रेशर को सह पाए। तो ये समुद्रयान प्रोजेक्ट है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है वो इसरो की मदद लेगा। वो मटेरियल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है, उस मटेरियल और उस समुद्रयान के फैब्रिकेशन के एस्पेक्ट से। ये जो बॉक्स में जो चीज़ें ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो बस उसमें भी जो ब्लैक कलर से जो काफ़ी हाईलाइटेड है, बोल्ड में लिखा है, बस आप उतना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि प्री में कुछ कुछ आ जाता है कि P-75I क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 न्यू सबमरीन्स है, आप किस कंट्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इसमें। तो ये मैं बॉक्स वाला छोड़ दे रहा हूँ, बस मैं जो पढ़ाया हूँ उसके अलावा अकेले बॉक्स वाले पार्ट आप देख लेंगे, और साथ में जो मैंने आपको बोला है कि आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा, इतना भी आप कर लेंगे तो आपका टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के एंगल से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बायो टेररिज्म में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता ही होगा कोरोना से रिलेटेड है, तो कहा जा रहा है कि ये लैब लीक से ये फाइनली फैला था। तो बायो टेररिज्म से रिलेटेड एक इंडिया में लॉ होना चाहिए, तो उसकी बात चल रही थी, बातें ही चल रही है बस, और कुछ नहीं। नोबेल प्राइज जो आपको केमिस्ट्री में मिला है वो CRISPR-Cas9 में मिला है। तो CRISPR-Cas9 आपका एक जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है। स्टार्टिंग में ये चाइना में डेवलप हुई थी। तो इसमें करते क्या है कि एक जेनेटिक सीजर होगा, तो आप उससे क्या होगा कि आप जीन को काट पाएंगे। उसके बाद नए जीन को जो अटैच करना है, तो जो Cas9 है ये एक राइबोसोम होता है जो एक गाइड का काम करता है, जो नई जीन को ले जाता है और जाके फिर ओरिजिनल जीन के साथ अटैच कर देता है। तो दिस इज़ द CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और काफ़ी ही इनफैक्ट रिजल्ट यील्डिंग टेक्नोलॉजी है। तो यील्ड भी काफ़ी अच्छा है और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी भी है।
तो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो प्रीलिम्स के एंगल से या फिर मेंस में भी आपको पूछा जा सकता है। मेडिसिन में जो प्राइज़ मिला था वो हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी से रिलेटेड मिला था। और जो फिजिक्स में मिला था ये 3 साइंटिस्ट को मिला था, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स की स्टडी की जा सकती है आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ग्रेविटी के बारे में ही डिस्कस करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट वहाँ पे आता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है तो अपने आसपास के स्पेस टाइम फैब्रिक को वो मूव करती है, रिपल्स की तरह स्पेस टाइम फैब्रिक मूव करने लगता है, और जिसके चलते ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है। और जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती है। उसके अलावा कुछ ब्लैक होल के कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सिंगुलैरिटी क्या होता है? जो ब्लैक होल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। वहाँ पे आइंस्टीन का जो फील्ड इक्वेशन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए क्यों होता है। शायद आपको भी जब तक वो इक्वेशन आपको नहीं पता हो तो समझ में नहीं आएगा। यूपीएससी के एंगल से उतना जानने की जरूरत नहीं है। इवेंट होराइजन जो होता है, जो ब्लैक होल का जो आउटर लेयर होता है उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। स्वारचाइल्ड रेडियस क्या होता है? ये वो रेडियस है जहाँ पे किसी भी बॉडी की इसके वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। तो जो ब्लैक होल का जो रेडियस होना चाहिए स्वारचाइल्ड रेडियस से छोटा होना चाहिए। अर्गोस्फेयर क्या होता है? जब कोई भी ब्लैक होल स्पिन करता है ना, या रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसके आसपास का जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो भी रोटेट या रिवॉल्व करने लगता है। तो पूरे सिस्टम को ब्लैक होल टुगेदर विद द सराउंडिंग जो काफ़ी ज़्यादा रोटेट या रिवॉल्व कर रहा है उसको हम अर्गोस्फेयर कहते हैं। एक्रेसेंट डिस्क होता है कोई बॉडी जो ब्लैक होल की तरफ मूव कर रही है। और स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल को डिस्कस किया था। स्टीफन हॉकिंग ने एक हॉकिंग रेडिएशन का कंसेप्ट दिया है जिसमें एक पॉजिटिव मास और एक नेगेटिव मास क्रिएट होगा, और नेगेटिव मास ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा, जिसके चलते ब्लैक होल का मास कम होते जाएगा। फाइनली ब्लैक होल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोलैप्स कर जाएगा। बेस्ड ऑन द मास ब्लैक होल्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये सबसे कम मास वाला, ये मीडियम मास वाला, ये वेरी हाई मास वाला। इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में सेटअप की जाएगी। अब फ़ायदा क्या है लिथियम आयन बैटरी का कि इसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है। साथ में जो डिस्चार्ज जो होता है काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक बैटरी चल जाती है, और इसकी पूरी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन दिक्कत की बात अभी क्या है कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स में। ऑस्ट्रेलिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा एक लिथियम ट्रायंगल है लैटिन अमेरिका में। कौन कौन कंट्रीज़ का? चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। उसके बाद आइटर एक्सपेरिमेंट है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसमें कर क्या रहे हैं? मैंने आपको बताया कि इंडिया भी इसका पार्ट है। प्लाज्मा मैंने आपको बताया, तो टोकामक मैग्नेट होता है एक तरह का। तो उसके तहत क्या करते हैं कि प्लाज्मा को कॉन्फाइन करते हैं। जो प्लाज्मा काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है, जब उसको कॉन्फाइन करेंगे तो फर्दर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं कि सच डैट कि अब न्यूक्लियर फ्यूज़न हो पाए। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उसको अटेन करने के लिए ये रिएक्टर क्रिएट किया गया है। अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने मैंडेट में, लेकिन मे बी द कमिंग फ्यूचर हो सकता है। इंडिया भी इसका पार्ट है। न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्यूज़न में क्या होता है कि हेवियर न्यूक्लियर छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम। सब न्यूक्लियर नहीं टूटेगा। और फ्यूज़न में क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गया, तो ये फ्यूज़ कर गया। और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्शन, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं फ्यूज़न में काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, फ्यूज़न में ना के बराबर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्यूज़न में निकलती है, इसमें कम निकलती है थोड़ी कंपेरेटिवली। इसमें क्या है कि कम टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इसमें वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए आइटर एक्सपेरिमेंट हम बनाना चाह रहे हैं। ककड़ा पड़ा जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया है। तो 3 टाइप होता है। एक होता है बेसिकली सब क्रिटिकल, एक होता है क्रिटिकल, एक होता है सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल हुआ कि अगर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं वो लेस देन 1 है, कि अगर एक न्यूट्रॉन आ रहा है एंड में एक न्यूट्रॉन से ऑन एन एवरेज कम निकल रहा है तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल। एक न्यूट्रॉन आ रहा है फाइनली रिएक्शन के बाद एक ही न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको बोलते हैं क्रिटिकल। और एक न्यूट्रॉन आ रहा है उसके बाद एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल में दिक्कत क्या होती है कि एक्सप्लोड कर जाएगा रिएक्टर,
तो हमको सुपर क्रिटिकल नहीं बनाना है। सब क्रिटिकल में क्या होता है कि इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है, तो हमको क्रिटिकलिटी अचीव करनी होती है कि एक न्यूट्रॉन आए, एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन अगर निकल रहा होगा तो उसको कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब कर ले और फाइनली एक ही न्यूट्रॉन निकले कि ये पूरा चेन रिएक्शन साइक्लिक वे में चलता रहे। तो ये ककड़ापाड़ा ने अचीव कर लिया। कहाँ कहाँ का, जैसे नरोरा जो पावर प्लांट है वो यूपी में है, राजस्थान में जो आपका है, फिर उसके बाद ककड़ापाड़ा आपका यहाँ पे हो गया गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, फिर उसके बाद कुदानकुलम जो रसिया के साथ बना रहे हैं वो आपका तमिलनाडु में। आपका 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें इनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, और हेवी वाटर यूज़ करते हैं मॉडरेटर और कूलेंट की तरह। मॉडरेटर का काम होता है कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, कूलेंट का काम होता है टेम्परेचर कम करना, कंट्रोल रॉड का काम होता है कि अगर ज़्यादा न्यूट्रॉन निकल रहा है तो उसको एब्जॉर्व करना। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग होता है, तो इस केस में क्या होता है कि हमको मॉडरेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे कूलेंट लिक्विड सोडियम होता है। ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितना फ्यूल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे फ्यूल यूज़ होता है प्लूटोनियम 239, लेकिन ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट भी हो जाता है। और ब्रीडर रिएक्टर है लास्ट में, उसमें क्या होता है बेसिकली थोरियम को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन थोरियम डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, थोरियम 232 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होता है। हाइपरलूप क्या है? मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करता है। मैग्नेटिक लेविटेशन में मैंने आपको ये बताया कि जैसे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है तो क्या कि आप इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन को आपको हवा में ही रखना है। अब मान लेते हैं कि ये आयरन का बना हुआ है, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा तो वो ग्रेविटी को बैलेंस कर लेगा। अब उसके करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली कि हम यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी का हम यूज़ कर सकते हैं। अब सुपर कंडक्टिविटी में मैंने आपको क्या बताया कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है कि जैसे अब ये आपका मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे आप अपवर्ड डायरेक्शन में अगर इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हवा में ही रह जाएगा। अब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स लगाना है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगाने का जो आपको जो फॉर्मूला होता है अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आप लोरेंज फोर्स होता है E/V×B। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपका ये चार्ज अगर आपका तो V×B आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है तो V×B मतलब डैट मीन्स अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो आपका फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा V×B। तो अगर आपका फोर्स, आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आप बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मोबाइल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे लोरेंज फोर्स की मदद से इस पर्टिकुलर मोबाइल को हवा में रखा जा सकता है। और वही चीज़ हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन में करते हैं जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाएगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करता है कि दोनों साइड वैक्यूम होता है, लेकिन जो पीछे के साइड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, आगे की साइड प्रेशर थोड़ा कम होगा, जिसके चलते क्या है कि जो पॉड्स होंगे वो आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। उसके अलावा 20 साल हो गया TKDL का। CV रमन इफ़ेक्ट के लिए फेमस थे, उनके डेथ एनिवर्सरी का 50 साल हो गया। रमन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल वेरियस एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, तो कोई फोटोन जब मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो उस फोटोन की एनर्जी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उतनी रह सकती है। तो हो सकता है कि फोटोन क्या करे, जैसे मॉलिक्यूल से आके सट रहा है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल इस फोटोन से एनर्जी ले ले तो इस फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल उस फोटोन की एनर्जी दे दे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो मतलब एक एनर्जी ट्रांजिशन होगा मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच में, तो इसी को हम लोग रमन इफेक्ट कहते हैं। और उसके अलावा साराभाई, तो साराभाई क्रेटर एक मून पे है, एक क्रेटर है बेसिकली, क्रेटर था जिसको साराभाई क्रेटर कहा गया है, ये मून पे है। और रामानुजम का अलग 100
साल पूरा हो गया उनके, मतलब 100th डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। और इंडिया में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया गया है। और 22 दिसंबर को क्यों डिक्लेयर किया है? बिकॉज इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रामानुजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने कवर कर लिया। कुछ आपको डाउट हो पर्टिकुलरली तो इसी पर्टिकुलर सेक्शन में कि अगर और भी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो नॉन साइंस के बैकग्राउंड के लोग हैं तो वो कुछ टॉपिक्स अगर अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो करंट अफेयर्स में है वो तो क्लियर कर दिया, लेकिन थोड़े से डेप्थ में भी आपको बता दिया जहाँ जहाँ आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है मेंस के एंगल से। लेकिन आपको कुछ टॉपिक्स अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप यूट्यूब चैनल, किसी चैनल के आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि पर्टिकुलरली किस किस टॉपिक पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रही है, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो बनाना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में आपको 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम समझ में आना चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में PSLV GSLV में बीच के डिफरेंस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाद बाकी तो फिर उतना कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है। फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में भी अभी जैसे न्यू इमर्जिंग जो एरियाज़ हो गए, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो कुछ कुछ अब एरिया से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली आप जो भी कमेंट करते हो मैं देखता हूँ, तो डेफिनेटली आप डालोगे तो मेरे को कुछ आइडिया लग सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।